सवाल, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। राम शक्ति के उपासक थे। आपको बताना ये जो शक्ति के उपासक, इसको अंडरलाइन किया गया है। आपको बताना है कौन सा विकल्प हम रख सकते हैं। दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा सी आपका करेक्ट हो, यानी शाक्त को। ठीक है, शक्ति के उपासक यानी उसको हम क्या कहते हैं, शाक्त कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, सी। नेक्स्ट सवाल पे चलिए, तीसरा सवाल पूछा जा रहा है आपसे, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसमें सहन शक्ति हो, यानी कि जिसमें सहन शक्ति हो उसको हम क्या बोल सकते हैं, एक शब्द में बताना है। तो दोस्तों राइट से लगाइएगा बी, उसे क्या कहेंगे, सहिष्णु कहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। जिसमें सहन शक्ति हो तो उसे हम सहिष्णु कहेंगे, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। अगले सवाल पे चलिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। जो सदा रोता रहता है उसके चेहरे पर डैश होती है, क्या होती है, इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर लगाइएगा बी, यानी कि उदासी होती है। ठीक है, तो राइट आंसर लगाइएगा बी, यानी कि उदासी। ठीक है, जो सदा रोता रहता है उसके चेहरे पर उदासी होती है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। आपको बताना है कि अपमान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो दोस्तों करेक्ट आंसर लगाइएगा डी, यानी तिरस्कार हो जाएगा। ठीक है, अपमान का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तिरस्कार, यानी कि अपमान मतलब क्या हो गया, तिरस्कार, है ना। तो पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया है। अगले सवाल पे चलिए, छठा सवाल है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि हो। आपको त्रुटि बताना है। देखिए, फल और सब्जियां इतने महंगा हो गए कि भाव पूछने में डर लगता है। अच्छा, फल और सब्जियां इतने महंगे हो गए, है ना, महंगे होना चाहिए, यहीं पे आपको त्रुटि दिख रहा होगा। फिलहाल हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं, इतने महंगा, देखिए यही तो होगा मेरे ख्याल से। देखिए अगला, भाव पूछने में डर लगता है, फिर अगला दिया गया है फल और सब्जियां, फिर दिया गया है हो गए कि। तो आपको बताना है दोस्तों। तो देखते ही सवाल में आंसर आपको लग रहा होगा, क्या लगाइएगा, ए, यानी कि इतने महंगा, है ना, होना चाहिए इतने महंगे, फल और सब्जियां इतने महंगे हो गए हैं। तो यही वाला जो वाक्य क्या है, इनकरेक्ट है। तो बताना है इसमें कि त्रुटि किस में है, तो यही हो गया आंसर आपका, क्या हो जाएगा, ए करेक्ट। नेक्स्ट सवाल पे चलिए, सातवां सवाल पूछा गया है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ जो है व्यक्त कर रहा है। दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ए, यानी कि छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, होता है ना, गांव पड़ोस में, आस पड़ोस में भी सुने होंगे, तिल का ताड़ बनाते हो बात को, तो उसको क्या बोला जाता है, छोटी छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, यानी कि तिल का ताड़ बनाना। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए करेक्ट। नेक्स्ट सवाल पे चलिए, और अगला सवाल आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, ऊ जो हर्षऊ है, ठीक है, हर्षऊ बोलेंगे शुद्ध भाषा में, हर्षऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर लगाइएगा, राइट आंसर इसका डी होगा, यानी कि ओष्ठ से। ठीक है, हर्षऊ किसको बोलते हैं, ओष्ठ से बोलते हैं, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल पूछा गया है 9 नंबर का, त्रिलोचन किस प्रकार का शब्द है। ये त्रिलोचन किस प्रकार का शब्द है, ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा डी, यानी कि योग रूढ़ है। ठीक है, योग रूढ़ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रिलोचन किस प्रकार का शब्द है, योग रूढ़ शब्द है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल पूछा जा रहा है आपसे 10 नंबर का सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण का उदाहरण है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों करेक्ट से लगाइएगा डी, यानी कि तिरछा क्या हो जाएगा, एक विशेषण का उदाहरण है, तो ऑप्शन क्या लगाइएगा, डी, यानी कि तिरछा। नेक्स्ट सवाल पे चलिए, 11 नंबर का सवाल पूछा गया है, रजनीश शब्द में किस संधि का समावेश हुआ है, यानी कि यह जो रजनीश है ये किस संधि का उदाहरण है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर लगाइएगा ए, यानी कि क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि। ठीक है, रजनीश में कौन सी संधि लगी हुई है, तो दीर्घ संधि, ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। अगले सवाल पे चलते हैं, 12 नंबर का पूछा जा रहा है, आप भला हो तो जग भला, है ना, आप भला तो जग भला कहावत में आप किस सर्वनाम का सूचक है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर लगाइएगा सी, यानी कि निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलिए, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। आपको बताना इन चारों ऑप्शन में से स्त्रीलिंग कौन सा है। तो दोस्तों करेक्ट लगाइएगा डी, यानी कि क्या हो जाएगा, तुला। ठीक है, तुला क्या है, एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। ठीक है, 13 का आंसर डी याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलिए, 14 नंबर का, अटकन बटकन खेलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है, अटकन बटकन खेलना। तो दोस्तों राइट आंसर बी लगाइएगा, यानी कि व्यर्थ का कार्य करना, है ना, व्यर्थ का कार्य करना मतलब अटकन बटकन खेलना, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलिए, 15 नंबर का पूछा गया, हल शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है।
दोस्तों करेक्ट आंसर डी लगाइएगा, व्यंजन के लिए। ठीक है, व्यंजन के लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं? हल का। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। अगले सवाल पे चलिए, 16 नंबर का पूछा गया, द्रव्य का उपयुक्त अर्थ होगा। ये द्रव्य का उपयुक्त अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा डी, यानी कि क्या हो जाएगा? द्रव्य का मतलब धन होता है। अच्छा, एक होता है द्रव, ठीक है, ये इस प्रकार से होता है द्रव, ये द्रव नहीं बोल रहा है, ये द्रव्य बोल रहा है, द्रव्य, ये द्रव्य बोल रहा है, इसका मतलब धन होता है। और ये जो द्रव दिख रहा है इसका मतलब हो गया कोई लिक्विड वगैरह जो होता है ना, पानी हो गया आपका, कोई पीने वाला चीज़ हो गया, दूध वगैरह हो गया, उस सबको हम क्या बोल सकते हैं? द्रव बोल सकते हैं। लेकिन ये जो द्रव्य है इसका मतलब धन होता है, पैसा होता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे 17 नंबर का सवाल पूछा गया है, दया शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? आपको दया शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा सी, यानी करुणा, है ना। दया का पर्यायवाची किसका हो जाएगा? करुणा। करुणा मतलब क्या हो गया? दया। तो पर्यायवाची शब्द में सेम अर्थ निकलता है। नेक्स्ट सवाल पे चलिए, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है 18 नंबर का, थोड़ा सा इसको हम बड़ा करके इधर लाते हैं। देखिए सवाल पूछा गया है आपसे, विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है? ये आपको बताना है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर सी लगाइएगा, अद्भुत में। ठीक है, विस्मय अस्थाई भाव किस रस में हो जाएगा? अद्भुत। तो आपका करेक्ट आंसर सी होगा, विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होगा? अद्भुत। अगले सवाल पे चलिए, 19 नंबर का पूछा गया है, शांत रस का अस्थाई भाव क्या होगा? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों राइट आंसर सी लगाइएगा, शोक में शांत रस का अस्थाई भाव है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। अगले सवाल पे चलते हैं, 20 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि हैं? ये आपसे पूछा गया है, छायावादी कवि निम्न में से कौन है? दोस्तों करेक्ट आंसर बी लगाइएगा, सुमित्रानंदन पंत क्या है? छायावादी कवि हैं। ठीक है, तो छायावादी कवि याद रखिएगा, सुमित्रानंदन पंत। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। अगले सवाल पे चलते हैं, पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? ये आपको बताना है। दोस्तों करेक्ट आंसर डी लगाइएगा, 15 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पद साहित्य को, ठीक है, पद साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? 15 भागों में। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं दोस्तों, 22 नंबर में से पूछा जा रहा है आपसे, तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, उपयुक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है? आपसे अलंकार पूछा गया है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर डी लगाइएगा, उल्लेख। ठीक है, तो रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तो राइट आंसर डी होगा, यानी कि इसमें कौन सा अलंकार है? डी, यानी कि उल्लेख अलंकार है। अगले सवाल पे चलते हैं, और 23 नंबर का सवाल पूछा गया है, अब अली सही रही गुलाब में, अब अली रही गुलाब में, अपत कटीली डार, उपयुक्त पंक्ति में आपको वापस से अलंकार बताना है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर लगाइएगा बी, यानी कि अन्योक्ति अलंकार इसमें। ठीक है, बी अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा, याद रखिएगा, अब अली रही गुलाब में, अपत कटीली डार। तो राइट आंसर लगाइएगा अन्योक्ति अलंकार। अगले सवाल पे चलिए, 24 नंबर का पूछा जा रहा है, बढ़त बढ़त संपत्ति सलील मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत फिर ना घटे, करो समूल को मिलाए। आपको बताना इसमें अलंकार कौन सा है। दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा डी, यानी कि रूपक अलंकार इसमें। ठीक है, रूपक अलंकार, ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा, रूपक अलंकार। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, और गद्यांश वाला आ गया तो पहले हम लोग क्या करते हैं, सवाल पढ़ के देखते हैं। प्रहरी का अर्थ क्या होता है? ये आपसे पूछा गया है। तो यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप पढ़ सकते हैं गद्यांश। देखिए क्या गया है, उत्तर में, यहाँ पे देखिए यहीं पे कहा गया है, उत्तर में हिमालय इसकी प्रहरी है। ठीक है, तो दिमाग में आ रहा होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या लगाइएगा? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक है, यानी कि द्वारपाल भी हो जाएगा, पहरेदार भी हो जाएगा, चौकीदार भी हो जाएगा, है ना, सेम अर्थ निकलेगा। तो प्रहरी का मतलब क्या हो जाएगा? द्वारपाल, पहरेदार या फिर चौकीदार। ठीक है, तो उपयुक्त लगाइएगा सभी। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। अगले सवाल पे चलते हैं, और अगला सवाल आपका यहाँ पे साइंस स्टार्ट हो रहा है। देखिए साइंस में पहला सवाल पूछा गया आपसे, डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने में 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला है, यानी किसको मिला है? ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों राइट आंसर होगा लगाइएगा ए, यानी कि आप लोग को भी पता होगा, वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा, यानी कि वाटसन एंड क्रिक। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, अगला सवाल यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम पहले बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको दिखने में आसानी हो। थोड़ा सा यहाँ पे धुंधला है पहला सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बोला गया है कीटभक्षी पौधा है, आपको बताना है अमरबेल, ड्रोसेरा, गुलाब या नागफनी में कीटभक्षी पौधा कौन है? दोस्तों बी लगाइएगा, करेक्ट होगा, यानी कि ड्रोसेरा को हम क्या बोलते हैं? कीटभक्षी पौधा बोलते हैं। ठीक है, तो बी करेक्ट होगा। अगले सवाल पे चलते हैं, निकोटीन पाया जाता है किन चीज़ में? ये आपको बताना है, काफ़ी फेमस सवाल है दोस्तों। तो राइट आंसर बी लगाइएगा, तंबाकू में, है ना, तंबाकू की पत्ती में क्या पाया जाता है? निकोटीन। ठीक है, निकोटीन आपका करेक्ट आंसर होगा, तंबाकू की पत्तियां में। ठीक है, तो बी लगाइएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलिए, अच्छा कॉफ़ी पूछा है तो कॉफ़ी में थीन, और चाय में थीन, कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है, मादक पदार्थ, ये भी याद रखिएगा। अगले सवाल पे चलिए, पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? ये आपसे पूछा गया है।
दोस्तों करेक्ट आंसर बी लगाइएगा, बीजों से, है ना। कॉफ़ी कहाँ से प्राप्त होती है, तो बीजों से, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो। याद रखिएगा 74 का बी, बीजों से, ठीक है। कॉफ़ी कहाँ से प्राप्त होता है, बीजों से। नेक्स्ट सवाल पे चलिए, आपका 75 सवाल है, जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किया था किसने, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों लगाइएगा राइट आंसर डी, यानी कि ओपेरिन ने, ठीक है। ओपेरिन ने ही बताया था कि जीव की उत्पत्ति जो है जीव से ही होती है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। अगले सवाल पे चलिए, 76 नंबर का सवाल पूछा गया आपसे, प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई कहाँ पे हुई थी, ये आपसे पूछा गया है, किस चीज़ से हुआ था। दोस्तों राइट आंसर सी लगाइएगा, सबको पता होगा दोस्तों, जल से हुआ था, ठीक है। प्रथम जीव की उत्पत्ति यानी कि जीवों की उत्पत्ति सर्वप्रथम जल से होना शुरू हुआ था, ठीक है। तो राइट आंसर सी लगाइएगा, जल से। नेक्स्ट सवाल पे चलिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है, आपको बताना है। दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा डी, हीरा। निम्न में से ही नहीं बल्कि ऑल ओवर हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है, तो राइट आंसर डी लगाइएगा, हीरा, ठीक है। सबसे कठोर पदार्थ हीरा हो जाएगा। अगले सवाल पे चलिए, दोमट यानी कि लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है, ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों राइट आंसर डी लगाइएगा, ठीक है। सभी प्रकार के कण मिलते हैं इनमें से, जैसे कि बालू का कण भी मिल जाएगा, चिकना कण मिल जाएगा, पासु कण मिल जाएगा। दोमट मिट्टी में इन सारे कण की उपस्थित होती है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलिए, 79 नंबर का सवाल है आपका, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा सी, यानी कि बलुई मिट्टी में, ठीक है। पौधों को सबसे अधिक पानी बलुई मिट्टी में मिलता है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा, ठीक है। याद रखिएगा बलुई मिट्टी। नेक्स्ट सवाल पे चलिए, 80 नंबर का सवाल पूछा गया है, किस मिट्टी में कोशिका यानी कि कैपिलरीज सबसे अधिक प्रभावशाली होता है, आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर ए लगाइएगा, यानी चिकनी मिट्टी में, ठीक है। चिकनी मिट्टी में जो है कोशिका यानी कि कैपिलरीज सबसे अधिक प्रभावी होता है, चिकनी मिट्टी में, ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, 81 नंबर का सवाल पूछा गया है, खनिज यानी कि मिनरल्स क्या है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा बी, यानी कि अकार्बनिक ठोस इसको कहता है, ठीक है। खनिज को क्या हम बोलते हैं, अकार्बनिक ठोस, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलिए, 82 नंबर का पूछा गया है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किसमें मिलता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर लगाइएगा सी, यानी कि क्या हो जाएगा, प्राकृतिक तत्व में, ठीक है। एक ही प्रकार का परमाणु प्राकृतिक तत्व से मिलता है। नेक्स्ट सवाल पे चलिए, अगला सवाल आपका 83 नंबर का पूछा गया है, खाने का नमक यानी कि NaCl किससे बनता है, ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा बी, यानी कि क्या हो जाएगा, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है, ठीक है। मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है, तो 83 का ऑप्शन बी करेक्ट लगाइएगा, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से NaCl यानी कि जो नमक हम खाते हैं इसी से बनता है। अगले सवाल पे चलिए, और अगला सवाल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए 84 नंबर का सवाल पूछा गया है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा सी, यानी कि हेलोफाइट कहते हैं, ठीक है। वो पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हेलोफाइट, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। अगले सवाल पे चलिए, 85 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है, संवहनी यानी कि वास्कुलर पौधों में पानी किससे ऊपर जाता है, ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों करेक्ट सर डी लगाइएगा, यानी कि जाइलम टिश्यू से, ठीक है। जाइलम टिश्यू से, टिश्यू माने उत्तक होता है, ठीक है। टिश्यू यहाँ पे इंग्लिश वर्ड लिख दिया है, टिश्यू का अर्थ होता है उत्तक, तो जाइलम उत्तक से, राइट आंसर क्या लगाइएगा डी, जाइलम उत्तक। और फ्लेम से क्या होता है, भोजन वगैरह जाता है ना, भोजन वगैरह जाता है, और भोजन ऊपर से लेके नीचे पौधों में दोनों साइड गति करता है, ठीक है। लेकिन जाइलम से जो पानी वगैरह जाता है वो सिर्फ नीचे से ऊपर की ओर जाता है, ये भी सवाल पूछ लेता है, तो राइट आंसर लगेगा भी डी करेक्ट होगा, जाइलम टिश्यू यानी कि जाइलम उत्तक। अगले सवाल पे चलिए, पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है, ये आपको पूछा जा रहा है। दोस्तों करेक्ट आंसर लगाइएगा सी, यानी कि क्या हो जाएगा, पर्ण, ठीक है। लिव्स जिसको हम बोलते हैं, तो पर्ण आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलिए, 87 नंबर का पूछा जा रहा है, भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो किस में मिलता है, ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों करेक्ट आंसर लगाइएगा सी, आपका करेक्ट होगा, यानी कि बीज यानी कि सीड्स में, ठीक है। तो बीज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भ्रूण कहाँ मिलता है, सीड्स में मिलता है ना। अगले सवाल पे चलिए, 88 नंबर में पूछा जा रहा है, प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, किस में होता है, ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों करेक्ट आंसर लगाइएगा सी, आपका करेक्ट होगा, यानी कि क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है वो हमारे पौधे में जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, उस भाग में होता है, तो राइट आंसर सी लगाइएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलिए, अगला सवाल 89 नंबर में पूछा जा रहा है, सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों करेक्ट आंसर लगाइएगा, राइट आंसर इसका सी होगा, यानी कि प्रणाली की स्वपोषी क्रिया, ठीक है। सहज प्रणाली का परिवर्धन जो हो जाएगा प्रणाली की स्वपोषी क्रिया है, ठीक है। तो राइट आंसर लगाइएगा सी,
प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। अगले सवाल पे चलिए 90 नंबर में पूछा जा रहा है आपसे, जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है, ये आपको बताना है। दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अनुवांशिकता और विचरण का, है ना। राइट आंसर क्या लगेगा, डी, अनुवांशिकता और विचरण का। ठीक है, जेनेटिक्स में हम किसको पढ़ते हैं, अनुवांशिकता और विचरण को। अगले सवाल पे चलते हैं और यहाँ से आपका जीके स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए सबसे पहला सवाल है जीके में, कौन सा देश विभिन्न दालें उगाता है, यानी कि कई प्रकार के दाल उगाता है, ये आपसे पूछा गया कि कौन सा देश है। तो दोस्तों सी लगाइएगा, भारत में ही। ठीक है, यानी कि अपना देश भारत। और यहाँ तक यदि वीडियो आप देख लिए हैं तो हमारे भारत का नाम आया है। कमेंट में जय हिंद लिखना नहीं भूलिएगा। ठीक है, जय हिंद जरूर लिखिएगा। पूछा जा रहा है कौन सा देश जो विभिन्न दालों को उगाता है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, भारत देश। अगले सवाल पे चलिए 92 नंबर में पूछा जा रहा है, धान की खेती के लिए ठीक जलवायु है, कहाँ का जलवायु सर्वोत्तम मानी जाती है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर लगाइएगा डी, यानी कि बिहार में ही। ठीक है, और यहाँ तक यदि वीडियो आप देख लिए हैं तो जय बिहार जरूर लिखिएगा। पूछा जा रहा है धान की खेती के लिए सबसे ठीक जलवायु, तो हमारा ही बिहार है। ठीक है, हो सकता है आप लोग बिहार से अलग भी देख रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो बिहार वाले हो वो जय बिहार जरूर लिखिएगा, और जो इंडिया वाले हो जय भारत जरूर लिखिएगा। ठीक है ना, या फिर जय हिंद लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर डी, यानी कि बिहार में। अगले साल पे चलते हैं और 93 नंबर का सवाल पूछा गया है, भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है, ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ए होगा, यानी कि बिहार और यूपी में। अब जो यूपी से हैं वो जय यूपी जरूर लिखिएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा ए, भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे अधिक पैदा होता है, तो बिहार और यूपी में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ए होगा। अगले सवाल पे चलते हैं और अगला सवाल आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखिए 94 नंबर का सवाल, इसको थोड़ा सा बड़ा करके इधर लाते हैं। सवाल है आपका, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है, ये आपको बताना है। दोस्तों करेक्ट आंसर ए लगाइएगा, यानी कि भारतीय शासन अधिनियम 1935। ठीक है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 जो है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत माना गया है, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, 95 नंबर का सवाल पूछा गया है, कृष्णदेव राय द्वारा लिखित आमुक्तमाल्याद किस भाषा का ग्रंथ है, ये आपको बताना है। दोस्तों काफ़ी फेमस ग्रंथ है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। राइट आंसर लगाइएगा सी करेक्ट हो, यानी कि तेलुगु भाषा में लिखा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा, आमुक्तमाल्याद तेलुगु भाषा के ग्रंथ है। अगले सवाल पे चलिए 96 का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक पाकिस्तान का प्रांत नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा बी, यानी कि क्या हो जाएगा, आज़ाद कश्मीर। ठीक है, आज़ाद कश्मीर जो है पाकिस्तान का प्रांत नहीं है, क्योंकि इसको क्या किया था, क्या अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो राइट आंसर लगाइएगा बी, यानी कि आज़ाद कश्मीर। अगले सवाल पे चलिए, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, भारत में सर्वप्रथम महिला शासक थी, कौन थी, ये आपको बताना है कि भारत में सर्वप्रथम महिला शासक कौन थी। तो दोस्तों करेक्ट आंसर डी लगाइएगा, यानी कि रजिया बेगम। ठीक है, रजिया बेगम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत में सर्वप्रथम महिला शासिका, या शासक भी बोल सकते हैं, वैसे शासिका होना चाहिए। चलिए अगले सवाल पे 98 नंबर का सवाल पूछा गया, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र होनी चाहिए कितना, ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों राइट आंसर बी होगा आपका, यानी कि 25 वर्ष। ठीक है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपको 25 वर्ष होना जरूरी है। नेक्स्ट सवाल पे चलिए 99 नंबर में पूछा जा रहा है, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है, ये आपको बताना है। दोस्तों करेक्ट आंसर आपका सी होगा, यानी कि 5 वर्ष। ठीक है, हमारे भारत देश में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष तक का। ठीक है, तो राइट आंसर सी होगा। अगले सवाल पे चलिए 100 नंबर में, भारतीय सेना के सर्वोच्च सेना नायक हैं कौन है, ये आपको बताना है। दोस्तों करेक्ट आंसर ए होगा, यानी कि भारत के राष्ट्रपति क्या होते हैं, भारतीय सेना के सर्वोच्च सेना नायक होते हैं भारत के राष्ट्रपति, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। अगले सवाल पे चलिए 101 नंबर में पूछा जा रहा है आपसे, लावालांग वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। दोस्तों करेक्ट आंसर लगाइएगा डी, यानी कि झारखंड में स्थित है। ठीक है, लावालांग वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी जो है झारखंड में स्थित है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। और यदि यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो जो झारखंड से हैं जय झारखंड जरूर लिखिएगा। चलिए अगले सवाल में, और 102 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है, आज सारे स्टेट का जय जय हो जाएगा यहाँ पे, है ना। चलिए अगले सवाल पे, चंद्रगुप्त बसदी मंदिर कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है कि चंद्रगुप्त बसदी मंदिर जो है वह कहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर ए लगाइएगा, कहाँ हो जाएगा, श्रवण बेलगोला में। ठीक है, तो श्रवण बेलगोला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, 103 नंबर का सवाल पूछा गया है, कथा सरित सागर में उल्लेखित है कि महेंद्रादित्य के पुत्र विक्रमादित्य ने हुनों को परास्त किया था, वह विक्रमादित्य कौन था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर डी लगाइएगा, क्या हो जाएगा, स्कंदगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, उसका पूरा नाम क्या था, स्कंदगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा।
नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और अगला सवाल आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो पहले सवाल को थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। देखिए 104 नंबर का सवाल आपसे पूछा जा रहा है, शाहबाजीगढ़, ठीक है, शाहबाजीगढ़ का अशोक का सप्तम शिलालेख किस लिपि में उत्कीर्ण है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों बी लगाइएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, खरोष्ठी लिपि, ठीक है, खरोष्ठी लिपि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलिए 105 नंबर में पूछा जा रहा है आपसे, त्रिकोणात्मक संघर्ष में मुख्य रूप से भागीदार कौन थे, ये आपको बताना है। दोस्तों ए होगा आपका करेक्ट आंसर, यानी कि प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट। प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट आपका करेक्ट आंसर होगा ए। अगले सवाल पे चलिए 106 नंबर में पूछा जा रहा है आपसे, भारत में श्वेत क्रांति के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, ये आपको बताना है। दोस्तों करेक्ट आंसर बी लगाइएगा, सबको पता होगा, वर्गीज कुरियन, ठीक है, वर्गीज कुरियन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में श्वेत क्रांति के पिता डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अगले सवाल पे चलिए 107 नंबर का सवाल पूछा गया है, सामाजिक अनुबंध प्रसिद्ध पुस्तक किनकी है, ये आपको बताना है। दोस्तों करेक्ट आंसर लगाइएगा ए, यानी कि रूसो के हैं, ठीक है, रूसो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामाजिक अनुबंध एक प्रसिद्ध पुस्तक है और ये किसका है, रूसो का है। अगले सवाल पे चलिए 108 नंबर में पूछा जा रहा है आपसे, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है, ये आपसे पूछा गया है, नहीं कहा गया है। दोस्तों करेक्ट आंसर लगाइएगा बी, यानी कि क्या हो जाएगा, सशस्त्र धारण करने की स्वतंत्रता, ये क्या हो जाएगा, हमारे भारत के संविधान में चिन्हित नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर लगाइएगा बी, क्या हो जाएगा, भारत के संविधान के अनुसार सशस्त्र धारण करने की स्वतंत्रता नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन लगाइएगा बी करेक्ट। नेक्स्ट सवाल पे चलिए 109 नंबर में पूछा जा रहा है आपसे, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों राइट आंसर होगा आपका डी, यानी कि क्या हो जाएगा, 1936 में और लखनऊ में, ठीक है। तो राइट आंसर लगाइएगा डी, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। अगले सवाल पे चलिए 110 नंबर का सवाल और लास्ट सवाल है आपसे, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। दोस्तों करेक्ट आंसर सी लगाइएगा, क्या हो जाएगा, 6 वर्ष का, ठीक है। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि पिछला मॉक टेस्ट आप नहीं लगाए हैं तो बता दिए, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, देख लीजिएगा। और यदि आज की वीडियो का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी बता दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में क्या हो जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। वहीं पे आपको अभी आपको क्लास खत्म हो ही गया है, तो अभी जाइए, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।